छठी इतिहास अतीत की पुस्तक हम देख रहे हैं। इसमें अध्याय 5 देखेंगे। ठीक है, क्या दे रखा है? राजा राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन। जब संकरण उठा तो उसने देखा कि नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। वो चुनाव केंद्र पे सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों हैं। उसके नाना जी ने जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने? लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, यह अध्याय 4 में पढ़ा है। कुछ राजा स्वतंत्रता जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कब? 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करते थे, राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ ऐसा ही आयोजन था जिसमें घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा द्वारा ने रोका तो वहाँ अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा से लड़ाई करनी होती थी। ठीक है, अगर उन्हें घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब है कि अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया गया था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, जिसे राज्य सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसरों पर वह राजा की विजयों व अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियां और पुत्रों को कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की प्रक्रिया पूरी करने को देखना भरता था। बाकी राजा क्या करते थे? देखते थे। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ कई अन्य अनुष्ठान करता था। विश्य अथवा वैश्य जैन सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। वर्ण। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने कारण यह उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, अन्य ग्रंथ शामिल थे। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान व उनके संपादन की विधियाँ बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। कुछ पुरोहित तथा कुछ योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी, भोजक, संग्रह निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों के 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान था शासकों का होता था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान विश्य या वैश्य होते थे। इनमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण, माता पिता की संतान ब्राह्मणी होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजक, संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वो लोग भी आते थे
जो शवों को दफनाने व जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव को उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में के जैसे कई इलाकों में सामाजिक धार्मिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पूर्वोत्तर का प्रभाव भी बहुत सीमित था। ये देखो, आपको चित्रित मर्द भांड दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरा चित्रित पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिलती हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने होते हैं। साथ इनका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। जनपद, महायज्ञों को करने वाला राजा अब राजन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह होती है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद अध्याय मानचित्र 4 प्रश्न नंबर 49 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी व अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। कुछ लोग धूसर व कुछ लोग लाल रंग के थे। इन पुरातन स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता था। जैसा इनके नाम पर ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं वाले ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। महाजनपद, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ जनपदों को दिखाया गया है, महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थीं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण करा था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवारें खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह किले के अंदर रहने वाले लोग उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना सरल हो गया। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष बच्चों इसके लिए अथक परिश्रम किया। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। ये देखो कौन कौन से महाजनपद हैं। ये देखो गंधार, तक्षशिला, ठीक है, झेलम नदी के पास गंधार दिख रहा है। फिर तक्षशिला इधर किस पर सिंधु की ट्रिब्यूटरी है उस पर दिख रहा है। उसके बाद कुरु, अवंती, कौशल, पांचाल, हस्तिनापुर, वैशाली, मगध, अंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब राजा सेना रखने लग गए थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था और ये कब हम पढ़ेंगे, अध्याय 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। कर, महाजनपदों का राजा विशाल किले बनवाता था, ठीक है, बड़ी सेना रखता था। उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपद के राजा लोगों द्वारा समय समय पर उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। फसलों पर लगाए जाने वाले कर महत्वपूर्ण थे, ठीक है, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में धार्य किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। जो फसलों पर लगाया जाता था उस टैक्स को क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे।
प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जिसमें बुनकर, लोहार, सुनार राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों और उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारी को सामान खरीदने बेचने पर कर देना पड़ता था। आखेटकों, संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थीं। फिर कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। अतः खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार करने का रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे। पैदावार भी अच्छी होने लगी। कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी और भूमिहीन खेती मजदूर, जिसे क्या कहा जाता था, कर्मकार, करते थे। ठीक है। सूक्ष्म निरीक्षण। मगध के ढूंढो। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियाँ भी मिलती थीं। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे की अयस्क खानें भी थीं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थी। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक, बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार के राजगृह जैसे आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। ठीक है। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। 2300 साल पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो सिपाहियों ने इनकार कर दिया। इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। वज्जी, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा था, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़ या संघ कहा जाता था। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस, वाद विवाद के जरिए तय करता था कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कर्मकार इन सभाओं का हिस्सा नहीं ले सकते थे। गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था और संघ यानी संगठन होता था। ठीक है। बुद्ध और महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, दोनों ही गढ़ और संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। वज्जी संघ का ये वर्णन दीर्घकाय निकाय से लिया गया है। दीर्घकाय निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिनमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वशकार को बुद्ध के पास सलाह करने के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला ऐसा होता है तो उन्होंने कहा, वज्जी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक कि वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे।
वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों और गांवों के क्षेत्रों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और आने जाने पर रोक नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद राज्य अब से 15 साल तक पहले चलता रहा। उनका राज अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। 250 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था कायम की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था 200 साल तक चली, जिनमें 30 साल के ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त है जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर कम से कम 40 बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। कई पदों की नियुक्तियाँ लॉटरी द्वारा की जाती थी। यह सभी नागरिकों सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारी और शिल्पकारियों के रूप में एथेंस में रहने वाले काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिल पाते थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों, कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। खत्म हो गया चैप्टर।